एक और हादसे की बात करते हैं। केरल के कोच्चि में नौसेना का चेतक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। मेंटेनेंस चल रहा था, उस वक्त ये हादसा हुआ है। हादसे में एक ग्राउंड क्रू की मौत हो गई है। करीब 2 बजे दोपहर ये हादसा हुआ है और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। राजीव रंजन हमारे एडिटर डिफेंस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, आमतौर पर ग्राउंड पर इस तरह के हादसे नहीं होते हैं, लेकिन ये मामला बिल्कुल ऐसा है जहां पर एक शख्स की मौत हो जाती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अमूमन इस तरह से जब ग्राउंड के दौरान जब टैक्सी के लिए जब होता है, यानी रनवे पर उसे आगे पीछे किया जाता है, स्टार्टअप किया जाता है, उस दौरान यह हादसा नहीं देखने को आता है। लेकिन हादसे की वजह क्या रही, इसी को जांच करने के लिए नौसेना ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। और आपको चेतक हेलीकॉप्टर को बता दें कि नौसेना में जिसका इस्तेमाल होता है, आर्मी में भी इस्तेमाल होता है। बहुत पुराना हेलीकॉप्टर है, मतलब 35 से 40 साल, और इसको लगातार अपग्रेड करके फ्लाई किया जा रहा है। और उस हालत में क्या टेक्निकल रीजन थे, क्या नहीं थे, बहुत कुछ जांच के बाद पता लग पाएगा। लेकिन अमूमन इस तरह के जो हादसे की बात सुनने में आती है या जानने में आती है, वो जो फ्लाइंग के दौरान हादसा होता है, ग्राउंड के दौरान और टैक्सी के दौरान बहुत रेयर ही कि इस तरह के बात सुनने में आते। और ये घटना जो 2 बजे के आसपास हुई है, कोच्चि में जो है, जो नेवल स्टेशन है, वहां यह हादसा हुआ है मेंटेनेंस के दौरान। जी, शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। तो अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी जैसा राजीव बता रहे हैं और जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्राउंड क्रू की लेकिन हादसे में मौत हो गई है। मेंटेनेंस के दौरान ये जमीन पर ही हादसा हुआ है। और अब रुक करते हैं कुछ चुनावी खबरों का। 5 राज्यों के विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन की योजना अगले 5 साल तक बढ़ा रही है। पीएम मोदी ने आज ये ऐलान चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक रैली में किया। छत्तीसगढ़ में पहले दौर के मतदान से ठीक 3 दिन पहले बीजेपी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। मैंने निश्चय कर लिया है। शुक्रवार को मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब बीजेपी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। कांग्रेस पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गरीबों को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ओबीसी पीएम को पानी पी पी कर गालियां देती है। कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा लंबा कर दिया है बस। पीएम मोदी ने महादेव ऐप घोटाले को लेकर भी राज्य की बघेल सरकार पर हमला बोला। कल रायपुर में बड़ी संख्या में नोटों की बरामदगी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के तार घोटालेबाजों से जुड़े हैं। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है,
और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। पीएम मोदी ने किसानों के लिए की गई बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया और कहा कि 25 दिसंबर को धान खरीद का बोनस दे दिया जाएगा। गरीबों को मुफ्त राशन वो योजना है जिसका बीजेपी को हर चुनाव में जबरदस्त फायदा मिला है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अगले 5 साल तक के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने का फैसला किया है, निश्चित तौर पर बीजेपी को भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और साथ ही लोकसभा चुनाव में इससे बीजेपी को जरूर फायदा होगा। दुर्ग में कैमरामैन संजय कौशिक के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर महादेव बेटिंग ऐप मामले पर बीजेपी भूपेश बघेल पर हमलावर है। कल इस मामले में आरोपी असीम दास ने कहा था कि अब तक 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के प्रमोटर भूपेश बघेल को दे चुके हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि शुभम सोनी ने असीम दास को पैसे देने को कहा। असीम दास से 5 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा पैसा मिला। अब कांग्रेस और भूपेश बघेल को इस पर जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि बघेल ने सत्ता में बैठकर सट्टे का खेल खेला। छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटर से लड़ रहे हैं। 65 करोड़, 450 करोड़, 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा, 15 करोड़ की फ्रीजिंग बैंक अकाउंट में। क्या भूपेश बघेल का ये मानना है कि ये सारी राशियां ठीक है, सिर्फ 508 करोड़ की राशि पर उनको डाउट है? और बीजेपी के आरोप पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो ईडी, आईटी, जितने भी डीआरआई सबको सामने करके कर रहे हैं। और इस मामले में तो ये तो पूरा ये उसका क्रोनोलॉजी ये षड्यंत्र है। तो अब इस प्रकार से बात करने से कोई और छोर है नहीं, इसका कोई अर्थ भी नहीं है। एक आदमी पकड़ के आप करवा रहे हैं और मेल से आ रहा है, उसका कोई एथिसिटी है? उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? हम तो लुकआउट सर्कुलर जारी किए हैं, तो पकड़ने की जिम्मेदारी भारत सरकार के। उन दोनों लोगों को पकड़ के क्यों नहीं लाते? या जिसने एफिडेविट मेल किया है उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हो? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो इसका मतलब वो मिला हुआ है आपसे, ईडी वालों से और भारतीय जनता पार्टी वालों से मिला हुआ है, तभी ये सब कर रहे हैं। आज भाजपा ने यूसुफ, स्मृति ईरानी सब आपका ऊपर आरोप लगा रहा है, आपका क्या कहना है उसका ऊपर सर? वो तो ऐसा है कि आरोप लगा के बदनाम करना, इसके अलावा और क्या है? मैं तो पहले ही बोला कि ट्रंक में पूरा पैसा आया है और अपना पैसा खपाने के लिए हम पे आरोप लगा रहे हैं, कर ये रहे हैं और बदनाम हम लोग कर रहे हैं। You were the first one to in fact write and complain in August 2023 about the fact that there should be an investigation into Mahadev app. What is your response to now that this entire issue has been brought up? देखिए, महादेव पे हमने कार्रवाई शुरू की और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया और भारत सरकार हमने अन्य राज्यों को भी लिखा कि जितने भी इस प्रकार से चल रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार रोक नहीं लगाई। जिम्मेदारी ये है, नाकामी भी भारत सरकार की है कि महादेव के संचालकों की गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है। आपके साथ क्या डीलिंग हुई ये पहले बताएं, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? आरोपी को बचाओ, है ना, और दूसरे को बदनाम करो, ये चल रहा है इनका। One last question on the future of Chhattisgarh. This is going to be an important election for you. Are you the chief minister? Congress hasn't announced you as the chief ministerial candidate, but you are leading the front. So are you clear that you are going to be one of the biggest contenders in this election? देखिए, मेरे ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, आगे हाईकमान जो फैसला करें। And the issue of people, why do you think that this time people will vote for you? What is the difference that you have made? देखिए, 5 साल जो हमने काम किया है और आगे जो 5 साल काम करेंगे तो कांग्रेस पर भरोसा है, हमारी सरकार पे भरोसा है और इसलिए हमको वोट करेंगे। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल खड़ा हो गया है। आरोपों को लेकर ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे से बात की हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने। छत्तीसगढ़ की सियासत में महादेव ऐप में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर भी जो ईडी ने बोला है कि 508 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए। हमारे पास साथ ईडी के वकील सौरभ पांडे जी हैं, डॉक्टर सौरभ पांडे जी।
ये बताइए, ये पूरा प्रकरण किस तरीके से मुख्यमंत्री से जुड़ रहा है? महादेव बैटिंग ऐप से रिलेटेड हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें हमने पूर्व में 4 लोग गिरफ्तारियाँ की थी। सबके अपने अपने स्पेसिफिक रोल थे। उसमें 2 दमानी ब्रदर्स थे। ये लोग का काम था हवाला करना। जो महादेव ऐप से रिलेटेड पैसा आ रहा है उसका हवाला ट्रेडिंग से लोग जुड़े थे। और उसके बाद एक चंद्रभूषण वर्मा था जो कि पुलिस में ASI है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। वो बेसिकली पैसा महादेव से ऐप वाला जो बैटिंग ऐप से पैसा लेकर उसको प्रोटेक्शन मनी के रूप में लेता था, क्योंकि प्रोटेक्शन मनी मतलब अगर इनके खिलाफ पुलिस की कोई गंभीर कार्रवाई या गंभीर धाराओं में कार्रवाई ना हो और ये काम सुचारू रूप से चलता रहे, वो प्रोटेक्शन मनी वो ले करके अपने सुपीरियर्स को और राजनेताओं तक देने का काम करता था, जो हमने अपने इन्वेस्टिगेशन पाया ऐसा चीज़। उसके बाद एक था सतीश चंद्राकर बेसिकली एक महादेव ऐप का एक ID ऑपरेटर है जो सट्टा खिलवाता है। तो वो लोग का जो रोल था उस समय तक इन्वेस्टिगेशन, हालांकि उसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को भी हमने समन करके बुलाया था। दोनों दुबई बेस्ड हैं। वो लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन में भाग लेने नहीं आए जी। और फिर हमने यहाँ वारंट ऑफ अरेस्ट उनका इशू किया है स्पेशल कोर्ट ने हमारे रिक्वेस्ट पे। हमारे साथ ED के वकील सौरभ पांडे जी थे। उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले समय में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। NDTV के लिए जुल्फिकार अली। और आज रात 9 बजे आप देख सकते हैं पब्लिक ओपिनियन। CSDS लोक नीति के साथ NDTV का ये कार्यक्रम होगा। और क्या है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राय, जानेंगे इस कार्यक्रम में आज रात 9 बजे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं। आने वाले दिनों में कैसा होगा मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण, क्या है बीजेपी की रणनीति, इन मुद्दों पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस वक्त मध्य प्रदेश में शोले की राजनीति चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ऐसा है। सबसे पहले हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे मुख्यमंत्री जी निकल आए, उसके बाद धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक आपने छेनू की संज्ञा दे दी किसी को। नहीं, अब ये जय वीरू कहते हैं, ये तो छेनू और वो श्याम की तरह लड़ते हैं मोहल्ले पे कब्जे के लिए, इसलिए उपयुक्त नाम वही है। सीएम साहब, बहुत बड़ा जन समर्थन यहाँ पर उमड़ा हुआ है, तो इस बार उम्मीद है कि महाकौशल में जो पिछली बार थोड़ी एक खाई हो गई थी वो भरपाई हो जाएगी। महाकौशल भी अब तक के रिकॉर्ड तोड़ेगा, भाजपा को भारी विजय मिलेगी। और महाकौशल के अलावा इस बार बाकी और संभागों से भी क्या उम्मीद है? पूरा प्रदेश हमारा परिवार है और यहाँ जो आए हैं वो जनता नहीं, भाई बहन भांजे भांजिया है, सबका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे प्रदेश में भारी जन समर्थन है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में शोले भी चल रहे हैं, गब्बर वीरू बताया जा रहा है। हमारे लिए तो जनता ही हमारी भगवान है। वो असली नाम काहे को छिपा रहे हैं? दिग्विजय सिंह कहें, कमलनाथ जी कहें, वो वीरू को क्या बन रहा है? वो ये वीरू क्यों बन रहा है? नकली चेहरा क्यों सामने ला रहे हैं? कमलनाथ जी कह रहे हैं न्याय की चक्की चलेगी 40 दिन बाद। अभी तो दिग्विजय सिंह ने उनको अपनी चक्की में पीस दिया है। मुख्यमंत्री जी, इस बार आपकी पार्टी के और भी कई सारे बड़े नेता मैदान में हैं, तो एक संकेत दिया गया कि कई सारे उम्मीदवार हैं, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक मिशन है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कौन कार्यकर्ता कहाँ काम करेगा ये पार्टी तय करती है। लाडली बहना को लेकर हर तरफ बहुत शोर है। कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा है कि लाडली बहना की वजह से काफी ज्यादा उम्मीदें जगी हैं लोगों में। आप भी जहां जहां जाते हैं लाडली बहना का जिक्र जरूर करते हैं। बहनें तो भाई के साथ ही रहेंगी ना, आखिर सगा भाई हूं मैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कई जगहों पर जैसे कांग्रेस ने भी वादा किया कि 1500 रुपए देगी सत्ता में आने पर, तो लोग पूछ रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे? हमने पूरी व्यवस्था करके दिया है। मध्य प्रदेश का बजट 21,000 करोड़ था कांग्रेस के जमाने में, आज 3,14,000 करोड़ है।
दोनों तरफ अपार जन समर्थन आप देख रहे हैं, ये रैली चलते जा रही है। तो इस बार आपने कोई आकलन किया मुख्यमंत्री जी की कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी को? अब तक की सबसे ज्यादा आएगी, आज तक के चुनावी रिकॉर्ड में बीजेपी सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा सीटें लाएगी। मुख्यमंत्री जी को उम्मीद है कि इस बार बीजेपी यहाँ सबसे ज्यादा सीटें लेकर मैदान में उतरेंगी। अभी यहाँ पर जो जनता है उनका अभिवादन कर रहे हैं। अगर ये कार्यकाल आपको मिलता तो ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप? मुझे तो सेवा का रिकॉर्ड तोड़ना है, सेवा का। मुख्यमंत्री जी आप कह रहे हैं जनता के विश्वास का रिकॉर्ड तोड़ना है, लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने सारे प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में प्रचार कौन कर रहा है? वहाँ जनता ही चुनाव लड़ेगी। अच्छा, दो चीजें बहुत अहम हो गई हैं, खास करके कांग्रेस जैसे ओबीसी गणना को लेकर के बात कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में लंबे वक्त तक ओबीसी मुख्यमंत्री रहा है, तो आप इस बारे में कुछ कहेंगे? कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, केवल भ्रम फैलाने का। नेपाल में भूकंप में अलग अलग जगह हुए हादसों में 157 लोगों की मौत की खबर है। 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। बीती रात करीब 11:15 बजे नेपाल के जाजरकोट और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता 6.4 और इसकी गहराई 10 किलोमीटर मापी गई है। इसका केंद्र जाजरकोट था। जाजरकोट के अलावा रुकुम पश्चिम में भी भारी नुकसान हुआ है। जाजरकोट और रुकुम में कई घर गिर गए हैं। फिलहाल प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। भूकंप इतना तेज था कि उसके झटके पूर्व से लेकर उत्तर भारत तक महसूस किए गए। बिहार, यूपी समेत दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद घबराकर लोग अपने घरों से निकल आए। हालांकि अब तक भारत के किसी राज्य में भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। नेपाल के नेपालगंज में भूकंप के बाद घायल काफी लोगों का भेरी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी वहां पर पहुंचे हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त नेपाल के नेपालगंज इलाके में हैं, जहां पे बेरी हॉस्पिटल के अंदर विक्टिम्स को जज्जर कोर्ट से एयरलिफ्ट करके लाया गया था। लगभग 30 से ऊपर पेशेंट्स को यहाँ पे लाया गया था और सबका इलाज चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि काफ़ी यहाँ पे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर तरीके के लोग, हर उम्र के लोगों का यहाँ पे इलाज चल रहा है। यहाँ पे भी लाया गया है और साथ ही साथ काफ़ी लोगों को, काफ़ी विक्टिम्स को काठमांडू भी एयरलिफ्ट किया गया है। यहाँ पे लगभग 30 से ऊपर लोगों को लाया गया था और लगातार वो प्रोसीजर जारी था अभी थोड़ी देर पहले जब एयर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अधिकतर लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट कर लिया गया था। लगभग 140 लोगों से ज़्यादा की जान जा चुकी है। जो नेपाल में भूकंप आया था जिसका मैग्नीट्यूड 6.4 के आसपास था और 50 से लोग ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे उसके अंदर। ये अभी हम हैं बेरी अस्पताल में, यहाँ पे काफ़ी लोगों का इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा तनिष्क ने बताया कि काफ़ी लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और हर उम्र के लोग हैं इसमें, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अस्पतालों में भारी भीड़ और घायलों का आना जारी है। कई लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है और ज़मीन पर गद्दा बिछाकर इलाज कराने को मजबूर हैं। रात सुते थे 10-11 बजे तेरे सबको हल्दीहरू भलगुरी ढोक्यो त्यही पुर्री गर्ने मान्छेलाई तान्यो। त्यसले कहीँ मऱ्यो, कहीँ घर डुब्यो। मलाई यो खुट्टामा लागेको छ, हातमा लागेको छ, यतापट्टि चोट लागेको छ। राति सुते हो, अब सुतेको एक्कासी हल्लिया जस्तो भयो। हल्लेपछि उठिन निस्किन्छु भने धराम घर आएको, भाग्दै आधा चेप्यो, आधा कराएर बेसरी पछि सबैको त्यस्तै भयो। सबै चिच्या गल्लो
आधा 1 घन्टापछि पुलिसहरू को मान्छे चारचुर भएपछि के भयो भन्दा हल्लाखल्ला भइसकेपछि पुलिसले उद्धार गरे। नेपाल में भूकंप से हुए नुकसान पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई लोगों की मौत और नुकसान से बहुत दुखी हूँ। भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और खबर पाकिस्तान से, जहां के मियांवाली एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। इसमें सभी 9 आतंकी मारे गए हैं। शनिवार सुबह को यह आतंकी हमला हुआ था। हथियारों से लैस आत्मघाती हमलावर एयरफोर्स के ट्रेनिंग बेस में घुस गए। इस दौरान एयरबेस के पास गोलियों और धमाके की तेज आवाजें सुनाई दी। आतंकी सीढ़ी के जरिए दीवार फांदकर एयरबेस में दाखिल हुए थे। मुठभेड़ के दौरान एक फ्यूल टैंकर और 3 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए, लेकिन आखिर वहां पर इन 9 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वहां के नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। ये हत्या नक्सलियों ने की है और नेता रतन दुबे हैं बीजेपी के, जिनकी हत्या हुई है। पुलिस का ये कहना है। नारायणपुर सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में से एक है, जहां पर बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या की गई है। हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, क्या हुआ, विस्तार से बताएं। छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं और नक्सली अपनी पूरी आमद बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके पहले अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कांकेर दौरा हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने 2 दिन पहले जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर पर्चे फेंके थे और चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही थी कि कोई भी ग्रामीण इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल न हो। तो ऐसे में उस दिन 3 लोगों की, ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में दौरा था। और इसके साथ ही जो बात है कि जो नारायणपुर है, नारायणपुर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं रतन दुबे, उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी है। तो कुल मिला के नक्सलियों की ये कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में ग्रामीण पूरी तरीके से भागीदारी न हो और वो उनके बीच में कहाँ पर और कब हुई है ये हत्या, पुलिस क्या बता रही है? ये हत्या नारायणपुर का जो क्षेत्र है और वहाँ पे ये नक्सलियों के द्वारा हत्या की गई है और ये अभी शाम के वक्त की ये हत्या की गई है नक्सलियों के द्वारा। और जो कि कौशल नार का इलाका है, वहाँ पर इस घटना को अंजाम नक्सलियों के द्वारा दिया गया है। और पुलिस, हालांकि इस मामले में पुलिस ने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो बात निकल कर आ रही है कि नक्सलियों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। और नक्सली लगातार कोशिश कदम कर रहे हैं कि जो मतदान 7 तारीख को होना है उसमें ग्रामीण स्वस्फूर्त ना जाएं, उनके बीच में दहशत रहे। तो अंदरूनी जो इलाका है, जो नारायणपुर के इलाके को अगर हम समझें तो ये नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर, यहाँ के अंदर के जो जंगल हैं उसे अबुझमाड़ कहा जाता है, जिसका ये कहे कि आज के समय में उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी सरकार के पास नहीं है और नक्सलियों की ये राजधानी के तौर पर इसको जाना जाता है। तो लगातार नक्सली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या कर रहे हैं। इस बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगाती रही है कि टारगेट किलिंग की जा रही है और इसके पहले राज्यपाल को भी शिकायत की गई थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार इस पूरी जानकारी के लिए। तो नक्सलियों ने बीजेपी नेता रतन दुबे की आज शाम यहां पर नारायणपुर में हत्या कर दी है, ठीक चुनाव के पहले। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।